जय हिंद साथियों। हम 10th क्लास में फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हमने अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया है लाइट। और हमने लाइट की 2 वीडियो को कवर कर दिया है। लास्ट वीडियो में हमने गोलीय दर्पण को पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण हमारे मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिस पर पालिश बाहरी सतह से या उभरी हुई सतह से हो, जबकि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिस पर पालिश भीतरी सतह से या दबी सतह से हो। इनको हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। आज हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं हम उनके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो आइए सीखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाया और ये दर्पण है M1 M2। इसमें बाहर साइड से पॉलिश की हुई है और इसका दूसरा तल हमने चमकदार रहने दिया है। यहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। इसके ठीक बीच में एक बिंदु होता है जिसे हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव P। दर्पण का ध्रुव P। तो सबसे पहले हमारी परिभाषा है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। और जो हमारा यहाँ से M1 M2 होता है ये हमारा होता है परावर्तक तल। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पहली चीज में यह ध्यान रखना है कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके बाद में दूसरी परिभाषा है हमारी वक्रता केंद्र। तो लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों के लिए बताया था कि ये जो जितने भी हमारे दर्पण होते हैं किसी न किसी खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। और आप लोगों के लिए पता होगा कि अगर ये खोखले गोले के कटे भाग हैं तो गोले का एक केंद्र होता है। तो बस ये जो जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसी के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी अगर हम इसकी बात करें इस टाइप से किसी गोले के भाग रहे होंगे तो यहाँ कहीं पर इसका केंद्र आएगा जिसको हम C से लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा हमारी वक्रता केंद्र की है और इसको हम ध्यान रख सकते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद में हमारी जो तीसरी परिभाषा है वो हमारी तीसरी परिभाषा यहीं से बना लेंगे वक्रता त्रिज्या। अब एक चीज ध्यान रखना, हमने बताया था कि एक खोखले गोले का भाग होते हैं और आप सभी लोगों के लिए पता होगा कि केंद्र से हम यहाँ परिधि तक कहीं भी मिला दें सब हमारी क्या कहलाती है त्रिज्याएं। तो अगर हम इसको यहाँ से इस टाइप से मिला दें तो ये हमारी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इसकी परिभाषा हम 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो परिभाषा हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पहली परिभाषा हमारी हो सकती है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमारी हो सकती है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप लोग अगर दोनों लिखना चाहें तो दोनों लिख लेना। वैसे मैं यहाँ पर ये लिखूंगा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होते हैं उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस टाइप से हमारी 3 परिभाषाएं हो गई। इसके बाद में हमारी एक अगली परिभाषा आएगी कि मुख अक्ष किसे कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। आपको ध्यान रखना है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट परिभाषा है मुख्य फोकस किसे कहेंगे। तो ध्यान रखना, देखो एक चीज आप लोग यहाँ पर और समझ लो। वैसे मैथ का सब्जेक्ट है यानी मैथ की चीजें हैं यहाँ पर। ये 2 चीजें जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई एक रेखा इस टाइप से है और हम इसके एक ऐसी रेखा खींचे कि इनके बीच की दूरी हर जगह समान हो, या हम बोले कि ये 2 रेखाएं कभी भी आपस में ना काटें तो ये रेखाएं हमारी क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। दूसरी चीज अगर एक रेखा ऐसी है और एक रेखा बिल्कुल इस पर लंब खींचे यानी 90 डिग्री के एंगल पर,
तो ये हमारी लंब रेखाएं होंगी। तो हमें मेनली ये ध्यान रखना है कि समांतर रेखाओं के लिए। अब देखो यहां से इसकी हमें जरूरत क्या होगी, अगर हम ये मुख अक्ष के कोई भी समांतर किरण आपतित करते हैं दर्पण पर, मुख अक्ष के समांतर कोई भी किरण हम दर्पण पर आपतित करते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद ये मुख अक्ष को फोकस से काटता हुआ जाता है, यानी मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा में ध्यान रखनी है, मुख अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटते हुए प्रतीत होती हैं। अब देखो काटते हुए प्रतीत किसमें होगी, ये तुम्हारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है, इसमें हम यहां पर हमारा होगा वक्रता केंद्र, यहां होगा फोकस। यानी हम मुख अक्ष के अगर समांतर कोई भी किरण डालें तो हमें इस टाइप से लगेगा कि हमें कहां से होकर आ रही है, फोकस से। यानी मुख अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट परिभाषा आएगी फोकस दूरी क्या है। वो लोग आप लोग लिख लेना, मैं ऐसे बोल दे रहा हूं। फोकस दूरी होगी दर्पण के, ये फोकस हो गया, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार जल्दी से 2 मिनट में हम इन सभी को फिर से जानेंगे। अगर हम बात करें देखो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पहले ध्यान रखना, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से व्यक्त करते हैं और इसे P से लिखते हैं। फिर गोलीय दर्पण, जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीसरी परिभाषा है मुख अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। इसके बाद में मुख्य फोकस, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को जिस बिंदु से काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं वह हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। इसके बाद में फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए अब हम वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। वस्तु किसे कहते हैं? देखिए, जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं। ध्यान रखना है, जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं। यानी जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें हम आपतित करते हैं उसे तो वस्तु कहते हैं। लेकिन जब ये आपतित किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित होती हैं और परावर्तन के बाद जहां पर एक दूसरे को मिलती हैं या काटती हैं या काटते हुए प्रतीत होती हैं वो बिंदु या वो जगह हमारी कहलाती है प्रतिबिंब। यानी ध्यान रखना, दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या तो ये परावर्तन के पश्चात किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 कंडीशन है, परावर्तन के पश्चात या तो वास्तव में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। इस बेस पर प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और वास्तव में नहीं मिलती है तो वो आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पर ले सकते हैं लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते। इसमें और इसमें बस ये अंतर है कि इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में अपना इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को देखिए
और अगर आप लोगों के लिए इसके साथ में मैथ पढ़नी है तो हमारा एक चैनल है काका मैथ्स, आप उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपके लिए हिंदी पढ़नी है तो हमारा एक चैनल है काका हिंदी, आप उसको देखकर वहाँ सर्च कर सकते हैं, वहाँ हिंदी पढ़ सकते हैं। और अगर आपने साइंस की, इससे पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड कर दी हैं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है आप हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे वो वीडियो आपको मिल जाए, और सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।